अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या रहा। हमें पता ही है कि ग्रेट डिप्रेशन का मतलब हुआ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन होना। तो जब इंडिया में भी ग्रेट डिप्रेशन आया, यहाँ पर भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो गई। तो हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि कौन जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इंडिया में थी वो किस तरह ग्रेट डिप्रेशन के दौरान डिक्लाइन हो गई। हाँ, इंडिया में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, मेजर इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो था एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मेजर एक्टिविटी थी। मेजर एक्टिविटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और प्रॉपर्टी क्लास था। इसी तरीके से ट्रेड इकोनॉमिकल एक्टिविटी, मेजर इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी ट्रेड। इस पर देखेंगे इन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट रहा ग्रेट डिप्रेशन का। हाँ, पहला ही देखेंगे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो मेजर एक्टिविटी थी। इस वक्त भी इंडिया मेजर एग्रीकल्चरल कंट्री मानी जाती है और उस वक्त भी ये मेजर एग्रीकल्चरल कंट्री ही कंसिडर की जाती थी और एग्रीकल्चर मेजर एक्टिविटी थी इंडिया में। एग्रीकल्चर पर क्या असर हुआ? एग्रीकल्चरल डिक्लाइन हुआ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हुई। डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये डिक्लाइन हो गई ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। कैसे हो गई डिक्लाइन? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंडिया में हो रही थी ये प्रोड्यूस कर रही थी फॉर एक्सपोर्ट। ये प्रोड्यूस कर रही थी, क्रॉप्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे फॉर एक्सपोर्ट, जो कि बाकी कंट्रीज़, फॉर द वर्ल्ड मार्केट, बाकी कंट्रीज़ के मार्केट्स में बेचने के लिए वो प्रोड्यूस होता था। लेकिन हमें पता ही है कि ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट में क्या परचेजिंग पावर ही लॉस्ट हुआ ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट है। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट परचेजिंग पावर ही नहीं था लॉस्ट इन वर्ल्ड मार्केट में परचेजिंग पावर ही नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, ये जो एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा था एग्रीकल्चरल गुड्स वो उनका डाउनफॉल हो गया। वो अब एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे इंडियन एग्रीकल्चरलिस्ट्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में डिमांड ही नहीं है एग्रीकल्चरल गुड्स ऑफ द इंडिया, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं था। इस तरीके से डाउनफॉल हो गया एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल गुड्स। कितना हो गया? इसकी 50% डाउनफॉल हो गया। 50% डाउनफॉल हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल गुड्स हो गया 50% डाउनफॉल फ्रॉम द इंडिया। अब ये जो एग्रीकल्चरल गुड्स थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे वो स्टॉक हो गए इंडियन मार्केट में। जब वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहे थे तो वो क्या हो गए, स्टॉक हो गए इंडिया में ही। हाँ, स्टॉक हो गए इंडिया के मार्केट में ही। हाँ, इन इंडियन मार्केट, हाँ, स्टॉक हो गए वो इंडिया के ही मार्केट में। एग्रीकल्चरल गुड्स स्टॉक हो गए इंडिया के ही मार्केट में। जब ये बहुत ज़्यादा स्टोर हो गए इंडिया के मार्केट में तो इनका प्राइस फॉल हो गया। इनका प्राइस फॉल हो गया। क्यों हो गया प्राइस फॉल? क्योंकि वो ज़्यादा स्टोर हो गए और उनकी प्रोडक्शन रेट थी वो ज़्यादा थी। प्रोडक्शन रेट जो थी वो ज़्यादा थी। और किस कंपैरिजन से? कंजप्शन रेट कम थी और प्रोडक्शन रेट ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका प्राइस फॉल हो गया। जैसे कि वीट क्रॉप का 50% प्राइस डाउनफॉल हो गया, प्राइस फॉल हो गया। और इसी तरीके से जूट का 60% प्राइस फॉल हो गया। यहाँ से इस तरीके से जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग, पीजेंट्स थे, वो सफ़र करने लगे।
इस ग्रेट डिप्रेशन में पीजेंट सफ़र करने लगे। हाँ, पीजेंट सफ़र करने लगे इस ग्रेट डिप्रेशन में पीजेंट सफ़र करने लगे, और उनकी सफ़रिंग्स और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई जब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ लैंड रेवेन्यू देना पड़ा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू ही एग्जेम्प्ट नहीं किया, माफ़ ही नहीं किया, तो इनको ये लैंड रेवेन्यू भरना पड़ा पीजेंट्स को, इवन की जब उनकी इनकम डिक्लाइन हो रही थी, जब ये सफ़र कर रहे थे। हाँ, जब इनकी इनकम डिक्लाइन हो रही थी, जब इनके प्रोडक्ट्स अनसोल्ड थे मार्केट में, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको लैंड रेवेन्यू से एग्जेम्प्ट नहीं किया, माफ़ नहीं किया, इनको लैंड रेवेन्यू भरना पड़ा। और दूसरा, इन्होंने लोन्स लिए थे। हाँ, इन्होंने लोन्स लिए थे अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए, मनी लेंडर्स से लोन्स लिए थे। हाँ, और वो भी रिपे करने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ से कोई इनकम नहीं आ रही थी। इस तरीके से इनकी सफ़रिंग जो थी वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई। हाँ, इंटेंसिफाई हुई, इतना इंटेंसिफाई हुई कि इन्होंने अपने घर की सेविंग्स, अपने घर का गोल्ड, अपने घर की ज्वेलरी वो बेच दी क्योंकि ये क्या हुए, ये अब हुए इंडेबिटनेस में, ये कर्ज में डूब गए। इंडेबिटनेस से बचने के लिए, इंडेबिटनेस से निकलने के लिए इन्होंने अपने घर की गोल्ड और ज्वेलरी और सेविंग सारा तक बेच दिया। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ग्रेट डिप्रेशन से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंडिया की डिक्लाइन हो गई। हाँ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंडिया की डिक्लाइन हो गई, एक्सपोर्ट पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। सेकंड चीज़, इम्पोर्ट्स। हाँ, इम्पोर्ट्स आ रहे थे इंडिया में, इंडस्ट्रियल गुड्स। हाँ, इंडस्ट्रियल गुड्स आ रहे थे इंडिया में एज इम्पोर्ट्स। हाँ, एज इम्पोर्ट्स आ रहे थे, ये भी डिक्लाइन हो गए। हाँ, ये भी डिक्लाइन हो गए। क्यों हो गए डिक्लाइन? क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। मेजरली जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी पीजेंट्स। हाँ, पीजेंट्स मेजर पॉपुलेशन थे। जब उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं था, उनके ग्रेन्स अनसोल्ड रहे, तो उससे क्या हुआ, उससे दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ा कि इम्पोर्ट्स भी डिक्लाइन हो गए। हाँ, इम्पोर्ट्स भी डिक्लाइन हो गए, ये भी 50% हो गए डिक्लाइन। हाँ, 50% ये भी डिक्लाइन हो गए, इम्पोर्ट्स भी डिक्लाइन हो गए। मतलब इस सारे से क्या हुआ, इंडिया का ट्रेड जो था, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेड ऑफ इंडिया हिट हो गया। हाँ, ट्रेड ऑफ इंडिया हिट हो गया, वो डिक्लाइन हो गया। वो डिक्लाइन हो गया हाफ। ये भी इम्पोर्ट्स भी 50% डिक्लाइन हो गए, एक्सपोर्ट्स भी 50% डिक्लाइन हो गए। सेकंड इम्पैक्ट जो ग्रेट डिप्रेशन का रहा, वो रहा अर्बन एरियाज़ पे। हाँ, अर्बन एरियाज़ पे हम देखेंगे। अर्बन एरियाज़ में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर इंडिया में अर्बन सोसाइटीज़ में लोग जो रहते थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और प्रॉपर्टी ओनर्ड क्लास था। ये दो क्लासेस थे। इनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ये वो रेंट पे देते थे। इसी मुख्तलिफ़ किस्म की इनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, ये वो रेंट पे देते थे, उससे इनकी इनकम आती थी। इन दोनों की इनकम क्या थी? फिक्स्ड। हाँ, इनकी दोनों की इनकम फिक्स्ड इनकम थी इन दोनों की। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ होते तो ये ग्रेट डिप्रेशन में जॉब लॉस्ट करते, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। हाँ, इस तरीके से ये दो क्लासेस जो अर्बन एरियाज़ में रहते थे, इनकी इनकम क्या थी? फिक्स्ड थी। इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा किसका? ग्रेट डिप्रेशन का। नो इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, इन दो क्लासेस पे नो इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन का असर नहीं पड़ा। एवं कि ये ग्रेट डिप्रेशन से क्या हुआ? बेनिफिट हुए। हाँ, ये बेनिफिटेड हुए। कैसे हुए बेनिफिटेड? कैसे हुए बेनिफिटेड? क्योंकि इनकी इनकम फिक्स्ड थी, लेकिन इनको ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इनको इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल गुड्स जो थे वो सस्ते दामों में मिलते थे, लो प्राइस में मिलते थे। हाँ, लो प्राइस में मिलते थे।
लो प्राइस में मिलते थे, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन से पहले इनको ये हाई प्राइस में मिलते थे, लेकिन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ये इनको लो प्राइस में मिलने शुरू हो गए। और यहाँ से इनकी इनकम भी फिक्स्ड थी और यहाँ से लो प्राइस में इनको कमोडिटीज़ मिल रही थी। इस तरीके से ये बेनिफिट हो गए और ये और ज़्यादा मनी सेव करने लगे। हाँ, सेव मनी क्योंकि इनको लो प्राइस में एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ मिलती हैं, और यही जो इन्होंने सेव किया इससे मनी, और बाद में यही मनी जो सेव इन्होंने किया, इन्होंने ये इन्वेस्ट किया, बाद में ये इन्वेस्ट इन्होंने किया इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो ग्रेट डिप्रेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हुआ। हाँ, क्योंकि जो लोग सेव कर रहे थे, जिनकी इनकम फिक्स्ड थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्रॉपर्टी क्लासड जो लोग थे, उनकी इनकम फिक्स्ड थी और यहाँ से उनको मार्केट में चीज़ें सस्ते मिल रही थी, उनकी मनी सेव हो रहा था और वही मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडस्ट्रीज़ में। सो ग्रेट डिप्रेशन में क्या इम्पेक्ट पड़ा कि थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई और ज़्यादा शुरू हो गई, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन एस्टेब्लिश हुई इंडिया में। हाँ, ये इम्पैक्ट था ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पे। हाँ, 2 पॉइंट्स यहाँ देखेंगे। एग्रीकल्चरल डिक्लाइन की वजह से क्या हुआ, पीजेंट्स में डिसकंटेंट क्रिएट हुआ, नफरत क्रिएट हुई अगेंस्ट ब्रिटिश, क्योंकि लैंड रेवेन्यू ही नहीं एग्जेम्प्ट किया गया और बाकी चीज़ें सब्सिडीज़ भी नहीं प्रोवाइड की गई, तो पीजेंट्स में डिसकंटेंट आया। और यही पीजेंट डिसकंटेंट की वजह से साइमन कमीशन मूवमेंट जो थी, जो हमने पढ़ी 1928 में, साइमन कमीशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 2 मूवमेंट जो थी, ये जो मूवमेंट्स थी, ये इस पीजेंट डिसकंटेंट की वजह से कामयाब हुई। हाँ, इसी पीजेंट डिसकंटेंट की वजह से कामयाब हुई। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अभी मैंने कहा कि फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को अब इंडेपेंडेंटनेस से निकलने के लिए, कर्ज से निकलने के लिए उन्होंने गोल्ड, अपनी सेविंग्स, ज्वेलरी बेच दी। हाँ, ये खरीदी मोस्टली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये खरीदी ब्रिटिश मर्चेंट्स ने, डायरेक्टली खरीदी या इनडायरेक्टली खरीदी। और फिर इन्होंने, ब्रिटिश मर्चेंट्स ने इस गोल्ड और ज्वेलरी जो ये खरीदी ना, इसको ब्रिटिश में ले गए और एक इकोनॉमिकिस्ट है वो कहता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम है जॉन केन्स। वो कहता है कि जब ब्रिटिश ने इकोनॉमिक रिकवरी की आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, जब एक ब्रिटिश ने इकोनॉमिक रिकवरी की आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से ब्रिटिश ने इकोनॉमिकल रिकवरी की। लेकिन जॉन कीन्स कहता है, जो ये मर्चेंट्स ने इंडियन फार्मर्स का गोल्ड और ज्वेलरी खरीद कर जब वो ब्रिटिश ले गए, तो यही गोल्ड और ज्वेलरी जब ये सर्कुलेशन पे आ गया, तो इसने भी कंट्रीब्यूट किया ब्रिटिश की इकोनॉमी को रिकवर करने में। हाँ, शॉर्ट में जॉन कीन्स कहता है कि जो ब्रिटिश ने इकोनॉमिकल रिकवरी की आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, उसमें उस गोल्ड और ज्वेलरी का भी हाथ था, कंट्रीब्यूशन था, बाकी सारी चीज़ उसका भी हाथ था, लेकिन इसके साथ इसका भी हाथ था ब्रिटिश की इकोनॉमी रिकवर करने में। किसका? जो गोल्ड और ज्वेलरी इंडियन फार्मर्स ने ब्रिटिश मर्चेंट्स को बेचकर, जब वही गोल्ड और ज्वेलरी ब्रिटिश मर्चेंट्स ने अपने ब्रिटिश में ले गए, तो वो सर्कुलेट हो गई धीरे धीरे, और उस सर्कुलेशन की वजह से क्या मार्केट में आ गई। सर्कुलेशन मतलब होता है मार्केट में आ गई। उसकी वजह से भी ब्रिटिश इकोनॉमी रिकवर हो गई आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रिटेन वुड टू विन पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे,
इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक जो कि रिकन्स्ट्रक्टिव फेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है। रिकन्स्ट्रक्टिव फेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है। फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर समझ ना आए या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बाकी वस्सलाम और रमज़ान मुबारक। होप यू आर एंजॉइंग फास्टिंग।